11वीं फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग प्रत्यास्थता चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे, अगर हमारे पास कोई धातु का तार है और उस धातु के तार को यदि हम किन्हीं दो आधारों यानी किन्हीं दो क्लैंप या खूंटियों से कसकर बांधने के बाद अगर हम उस तार को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के दौरान उस तार पर कितना खिंचाव बल लगता है, उस खिंचाव बल को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है और वो खिंचाव बल किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। आज इस डेरिवेशन को हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम खिंचाव बल के साथ साथ तापीय प्रतिबल को भी समझेंगे। इस दौरान जो तापीय प्रतिबल होता है वो क्या होता है, इसको हम जानेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं 2-3 पॉइंट्स आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। इसमें हमें जानकारी होनी चाहिए प्रतिबल के बारे में, और हमें इसमें नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में, और हमारा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इन टॉपिक्स के फॉर्मूले हमारे इस डेरिवेशन में लगेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रतिबल के बारे में। प्रतिबल क्या है यानी व्हाट इज स्ट्रेस, प्रतिबल किसे कहते हैं। तो प्रतिबल के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। प्रतिबल क्या है यानी एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है उसी को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, एफ अपॉन ए यानी रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया या एफ अपॉन ए एरिया। प्रतिबल इज इक्वल टू मेरा होता है एफ अपॉन ए। इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पर इस केस में हमारा इस्तेमाल हो रहा है तापीय प्रतिबल। इसको समझते हैं ये क्या है। तो तापीय प्रतिबल क्या है, अगर हम किसी तार को किन्हीं दो क्लैंपों या खूंटियों से कसकर बांध लें, जैसे ये दोनों मेरे हाथ ये क्लैंप समझ लें, और ये जो पाइप हमारे हाथ में प्लास्टिक की है ये किसी धातु की होनी चाहिए, और इसको हम किसी दो क्लैंपों से इस तरह से बांध दें। बांधने के दौरान इस तार को हम ठंडा करें। ठंडा करने से क्या होगा, हम जानते हैं किसी भी धातु को अगर हम ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ती है, और अगर हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो वो फैलती है। ये धातुओं का गुण है, ये धातुओं यानी मेटल्स का गुण है। कोई भी धातु हो उसको अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा, और लेकिन अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ती है। तो अगर हम किसी तार को किन्हीं दो क्लैंपों के मध्य इस तरह से बांध दें, बांधने के दौरान हम उसको ठंडा करें। ठंडा कब होगा, जब हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे। ठंडा करने से क्या होगा, उस तार में सिकुड़न के कारण उसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, तब उस प्रतिबल को हम लोग प्रतिबल नहीं कहते, यहाँ पर बोलते हैं तापीय प्रतिबल, यानी हम ताप के द्वारा प्रतिबल उत्पन्न कर रहे हैं, तब हम इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस यानी तापीय प्रतिबल। यानी सिकुड़न के द्वारा जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं तापीय प्रतिबल। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस तरह से आता है। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर, जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा रखी है, ये क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक तो इस तरह से लिखा होगा, दो क्लैंपों के बीच कसे तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न तापीय प्रतिबल तथा बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। या फिर इस तरह से आएगा, अथवा करके ऐसे भी लिख देते हैं, दृढ़ आधारों, आधार का मतलब ये खूंटी समझ लें, दृढ़ आधारों से कसी छड़ द्वारा आरोपित खिंचाव बल, छड़ या तार एक ही केस में आता है वो, तो उसमें कितना खिंचाव बल उत्पन्न होगा। तो ये चाहे क्वेश्चन इस तरह से आए या इस तरह से आए, हम लोग यहाँ पर बल का सूत्र निकालेंगे। अभी देखिए तापीय प्रतिबल के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तापीय प्रतिबल क्या है, देखो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। किसी तार के दोनों सिरों के क्लैंपों के बीच कसकर तार को ठंडा किए जाने पर तार की लंबाई में सिकुड़न के कारण उत्पन्न जो प्रतिबल होता है उसे हम तापीय प्रतिबल कहते हैं। सिंपल सा है। तार को अगर हम किन्हीं दो दृढ़ आधारों से यानी दो क्लैंपों से इस तरह से बांध दें, बांधने के दौरान जब हम उसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के दौरान लंबाई उसकी सिकुड़ेगी, तो लंबाई में सिकुड़न के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे ही हम तापीय प्रतिबल कहते हैं। अब कोई भी डेरिवेशन हो उसको डेरिवेट करने के लिए हम उसकी प्लानिंग बनाते हैं, उसकी भूमिका बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हमारी जो हेडिंग है उसके अनुसार हमारा टारगेट ये है कि हमें खिंचाव बल निकालना है उस तार में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो क्लैंप यानी दो खूंटियाँ लेंगे, जैसे ये दोनों मेरे हाथ ये समझ लें, और उसमें हम किसी तार को कसकर बांध देंगे। बांधने के दौरान क्या करेंगे, उस तार का जो टेम्परेचर वो हम कम करेंगे। कम कब होगा, जब हम उस तार को ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर हम देखेंगे वो तार सिकुड़ेगा। सिकुड़ने के दौरान तार में किस में कमी आएगी, उसकी लंबाई में। तो इन्हीं चीज़ों को हम मानेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हमारे हाथ में प्लास्टिक का पाइप है। प्लास्टिक के बजाय आप ये मानिए ये किसी धातु का तार है, जैसे कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है। किसी धातु का तार है ये। इसकी प्रारंभिक लंबाई शुरुआत में वो कितना लंबा है, उस लंबाई को हमने मान लिया कैपिटल एल, और इस तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है हमारा कैपिटल ए।
अब कोई भी धातु हो वो अलग अलग पदार्थ का बने होती है वो, तो उसका जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसको हमने मान लिया बाई, और इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है उसको हम लोगों ने मान लिया है अल्फा। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो क्लैंप माने हैं, यानी दो खूंटी हैं, ये दृढ़ आधार है, दो क्लैंप, इनमें क्या किया, किसी तार को इस तरह से कसकर बांध दिया। बांधने के दौरान देखिए हमने इस तार के बारे में लिखा है, इस तार की जो प्रारंभिक लंबाई है, शुरुआती लंबाई, प्रारंभिक लंबाई वो है कैपिटल एल। देखें इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो है हमारा कैपिटल ए, और इस तार का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो है कैपिटल वाई। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल वाई से दर्शाते हैं, और इस तार का जो रेखीय प्रसार गुणांक है, रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग मानते हैं अल्फा। देखिए इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है, माना तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई है, तार का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग के बाद हमसे जो पूछा तापीय प्रतिबल उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे अब हमने क्या किया है, इस तार को ठंडा किया है। ठंडा कब होगा, जब हमने इस तार का टेम्परेचर कम किया होगा, यानी तापमान में कमी की होगी। तो हमने ये मान लिया इस तार के तापमान में हमने डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की कमी कर दी। तो जब हम किसी तार को ठंडा करेंगे, उसके तापमान में कमी करेंगे, तो वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। ये धातुओं का गुण है, मेटल्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो सिकुड़ने के दौरान, जैसे ये समझिए इतना लंबा है, जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये सिकुड़ेगा, इस तरह अंदर की ओर सिकुड़ेगा। जब इस तरह से सिकुड़ जाएगा तो कमी किस में होगी, इसकी लंबाई में। अब लंबाई कितनी कम हो जाएगी, जितनी इधर और इधर, यानी जो लंबाई में कमी होगी उस कमी को हमने मान लिया स्मॉल एल। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इस चीज़ को, माना तार के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की कमी की है, करने पर तार की लंबाई में स्मॉल एल की कमी हो जाती है। तार ये सिकुड़ेगा अंदर की तरफ तो उसकी लंबाई कुछ घट जाएगी, और कितनी कमी हो जाएगी, उस कमी को हमने मान लिया स्मॉल एल। और कितनी टेम्परेचर में कमी की है, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की। यानी सबसे पहले आप तापीय प्रतिबल की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम ये माना जो तार के बारे में, फिर हमने क्या किया है इसको और माना है, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे छोटा सा। अब हम इसको करने जा रहे हैं। अब हम इसमें जो इसका रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फा उसको निकालेंगे, फिर हम इसका जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है बाई उसको लगाएंगे। तो देखिए इसको कर रहे हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है, अब देखिए यहाँ पर हमारी लंबाई में कमी हो रही है तो यहाँ पर आएगा लंबाई में कमी। इसका सूत्र मैं पहले आपके सामने लिख दे रहा हूँ, लंबाई में कमी अपॉन प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई इनटू ताप में कमी, यानी तापमान में हम कम कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा ताप में कमी। अब यहाँ पर देखिए रेखीय प्रसार गुणांक जो मेरा होता है उसको हम अल्फा से दर्शाते हैं। अगर हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो जाहिर सी बात है लंबाई में क्या होगी, वृद्धि। अगर हम तापमान में कमी करेंगे तो क्या होगी, लंबाई में कमी होगी। तो रेखीय प्रसार गुणांक को हम दो तरह से, इसका फॉर्मूला दो तरह से लिखते हैं। अगर हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो फिर अंश मेरा आएगा लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में वृद्धि। लेकिन इस केस में हम ताप को गर्म नहीं कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तापमान में कमी कर रहे हैं। तो उस आधार पर रेखीय प्रसार गुणांक का जो सूत्र बनेगा मेरा, लंबाई में कमी बट्टे प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में कमी। देखना मैं आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाता हूँ, एक एक पॉइंट्स को बारीकी से क्लियर करता हूँ, तो आप थोड़ा टाइम दें हमारे लेक्चर को। रेखीय प्रसार गुणांक को किससे दर्शाते हैं, अब हम इसका सिंबल्स जानते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक होता है हमारा अल्फा, इसको अल्फा से दर्शाते हैं। हमने यहाँ पे माना भी है जो हमारा अल्फा है ये रेखीय प्रसार गुणांक इसका, अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान दें अब जो फॉर्मूला हमारा हिंदी में लिखा है इसको हम सिंबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। लंबाई में कमी, जो लंबाई में कमी है वो हमारी कितनी हो गई है, स्मॉल एल। देखें यहाँ पर लंबाई में कमी स्मॉल एल अपॉन प्रारंभिक लंबाई, तार की प्रारंभिक लंबाई हमने कितनी मानी है, कैपिटल एल, तो कैपिटल एल इंटू तापमान में कमी, कितनी तापमान में कमी की है, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड कमी की है, तो यहाँ पर डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्मॉल एल की वैल्यू निकाल लो। स्मॉल एल जो लंबाई में कमी उसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको इसके साथ पक्षांतर कर देंगे, तो एल डेल्टा टी अल्फा के साथ आ जाएगा, स्मॉल एल इक्वल टू आ जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ से हमने इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। हमने कुछ नहीं किया,
अपना रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र लगाया, यहाँ से लंबाई में वृद्धि यानी लंबाई में कमी यानी स्मॉल एल का मान निकाल लिया। अब हम इस तार का जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, इसका सूत्र होता है, उसको लगाएंगे, वहां से हम निकाल लेंगे बल। यानी हमें अभी दो काम और करने हैं बस। यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक उन वस्तुओं में आता है जिनके पास केवल और केवल लंबाई होती है। जैसे तार के केस में, तार चाहे इस तरह से लटका हो चाहे इस तरह से बंधा हो। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो सूत्र होता है वो मैं पहले लिख रहा हूँ, वो मेरा होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, इसको हम लोगों ने पिछली लेक्चर्स में पढ़ा था। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है रेखीय, मतलब अगर लंबाई में परिवर्तन या विकृति हो रही है तब अनुदैर्ध्य चिन्ह, अनुदैर्ध्य सिंबल से आता है हमारे लिए। सुने, ये क्या हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अब इसको भी हम सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सिंबल होता है कैपिटल वाई इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल का सूत्र, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र मेरा होता है एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए। ये मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ प्रतिबल के बारे में। अनुदैर्ध्य विकृति, अब अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र मेरा होता है लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। अब यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन जो हो रहा है वो कमी के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा लंबाई में कमी बट्टे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में कमी कितनी है, स्मॉल एल, और प्रारंभिक लंबाई कितनी है, कैपिटल एल। तो इसका इस तरह से हम लिख सकते हैं स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। देखिए हमने कुछ नहीं किया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू, ये मेरा है बाई, इसको बाई से मानते हैं, इसको बाई से दर्शाते हैं, इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र होता है एफ अपॉन ए, और अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र मेरा होता है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। स्मॉल एल यहाँ पर है लंबाई में कमी और कैपिटल एल है प्रारंभिक लंबाई। ये विकृति है, अनुदैर्ध्य विकृति। किसी वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम लोग विकृति कहते हैं। यहाँ परिवर्तन लंबाई में हो रहा है तो लंबाई में कमी बट्टे प्रारंभिक लंबाई, तो इसी को हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। यहाँ पर वृद्धि हो रही होती है तो बोलते हैं लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई। फिलहाल इस केस में हमारी कमी हो रही है तो स्मॉल एल हमारी क्या है, लंबाई में कमी, और कैपिटल एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में कमी बट्टे प्रारंभिक लंबाई, कन्वर्ट कर दिया। अब जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर का बाहर। तो इसके बाद आप इधर आ जाना, यानी इसके बाद आप इधर आ जाना। हमें निकालनी कैपिटल वाई की वैल्यू, तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू एफ का गुणा एल से हो जाएगा और ए का गुणा स्मॉल एल से हो जाएगा। तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू, गौर करें, एफ इंटू कैपिटल एल, अंश में ये रहेगा एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन कैपिटल ए इंटू स्मॉल एल, अंदर का अंदर कैपिटल ए इंटू स्मॉल एल। अब हम यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें तो बल निकालना, हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, बल। तो हम इस बल यानी एफ की वैल्यू को यहाँ से अकेला करेंगे। जब हम एफ की वैल्यू को अकेला करेंगे तो ए एल हमारा भाग में है, ये बाई के साथ आ जाएगा, और एल हमारा एफ के साथ गुणा में है, वो भाग में आ जाएगा, बाई के नीचे आ जाएगा। पक्षांतर कर दिया बस। तो यानी यहाँ से देखिए हम कैपिटल एफ इज इक्वल टू निकालें तो मेरा आ जाएगा अंश में, तो ये आ जाएगा अंश में बाई के साथ आ जाएगा ए इंटू स्मॉल एल अपॉन, ये इसके साथ था, पक्षांतर करेंगे तो एल इसके नीचे आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, पक्षांतर कर दिया, इसको यहाँ रखिए, ये इसके साथ, ये गुणा में, तो भाग में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्मॉल एल है, इसको देखिए यहाँ पर स्मॉल एल, इसका मान हम लोग समीकरण 1 से वहाँ पर लगा देंगे, और जो बचेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। स्मॉल एल का मान रखने पर, स्मॉल एल का मान रखने पर, और वो भी किससे लगा रहे हैं, समीकरण 1 से, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ इज इक्वल टू बाई ए अपॉन कैपिटल एल। ये तो लिखा था स्मॉल एल की जगह हमारा क्या है, अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा कैपिटल एल डेल्टा टी, तो मान लगाया अल्फा कैपिटल एल डेल्टा टी। गौर करें, कैपिटल एल से कैपिटल एल कट गया, और जो बच गया वही हमारा जो बल हमें निकालना था उसी का फॉर्मूला है। एफ इज इक्वल टू मेरा आ गया बाई ए, ये अल्फा, और यहाँ पर क्या बचा है, डेल्टा टी। हर में तो कुछ बचा नहीं है, तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर जो हमारा टारगेट था। तो यानी जो खिंचाव बल है एफ है, वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई पर, उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए पर, अल्फा उसके रेखीय प्रसार गुणांक पर, और डेल्टा टी उसके तापमान में कमी पर। यानी यहाँ से हम बता सकते हैं अगर किसी पदार्थ के लिए बाई का मान ज़्यादा होगा तो हमें बल भी उस पर ज़्यादा लगेगा,
उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो लगने वाला खिंचाव बल है वो भी ज़्यादा होगा। अल्फा उसका रेखीय प्रसार गुणांक, इस पर भी निर्भर कर रहा है। डेल्टा टी, हम जितनी तापमान में ज़्यादा कमी करेंगे उतना ही इस पर ज़्यादा बल लगेगा, कम करेंगे कम लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर जो था आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही दमदार डेरिवेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।